my dear student, welcome back to channel my new video. My name is Amrit from A1 Coaching. तो बेटा क्लास 10th में एक जोरदार जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद अब फाइनली हम लोग क्लास 11 में एंटर कर गए हैं और आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 11 की अकाउंटेंसी। बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर हमारा यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो सर जल्दी से वीडियो लाना स्टार्ट कर दिए। तो बेटा ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारा सिलेबस 11 का लास्ट ईयर का ऑलरेडी अपलोडेड है। किसी का पेपर होने वाला तो वो उससे पढ़ सकता है। बाकी आप लोगों को आज से रेगुलर वीडियोस अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की मिलती रहेगी और 15 से 20 जुलाई तक मैं आपका मोस्टली चैप्टर्स कवर करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े अपने यूनिट टेस्ट में। ठीक है, बहरहाल आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक, देखो अकाउंट्स पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। उन टर्म्स के बिना बेटा हम लोग प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें इन टर्म्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते और देखते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। हाँ तो बेटा सबसे पहले जब भी हम लोग ये टर्म्स पढ़ेंगे उससे पहले जब भी अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो अकाउंटेंसी पढ़ने में एक बेसिक चीज है जो आपको हमेशा काम आएगी और इसको हमेशा याद रखना, चाहे 11th हो 12th हो, बीकॉम, एमबीए, बीबीए कुछ भी करो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज है, जैसे ये मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर भोलू। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? मिस्टर भोलू। मिस्टर भोलू का अपना एक बिजनेस है। ठीक है, अपना एक फर्म चलाते हैं। ठीक है, मिस्टर भोलू का अपना एक बिजनेस है, कुछ भी मान लो, शॉप है, कुछ भी मान लो, अपना चलाते हैं। ठीक है, तो इनकी दुकान का नाम है केजीएफ एंटरप्राइजेस। क्या नाम है भाई? केजीएफ एंटरप्राइजेस के नाम से अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, मिस्टर भोलू केजीएफ के नाम से अपना एक बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अपने वही रॉकी भाई वाले नहीं, नॉर्मली। ठीक है, अब जो केजीएफ एंटरप्राइजेस के नाम से अपनी दुकान चला रहे हैं तो देखो है तो ये केजीएफ एंटरप्राइजेस है किसका? भोलू का। भाई ये दुकान है किसकी? भोलू की ही है। समझ में आ रही बात? लेकिन जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे मिस्टर भोलू का हिसाब किताब अलग होगा और केजीएफ एंटरप्राइजेस का हिसाब किताब अलग होगा। समझ में आ रही बात? अलग होगा मतलब क्या है? मान लो इसके जो घर का सामान है, ये जो इसका पर्सनल एसेट है, इसके कपड़े हैं, इसकी टी शर्ट है, इसकी घड़ी है, इसकी बाइक है, इसकी कार है भोलू की, वो अलग है। जिसकी दुकान में सामान रखा है, इसके केजीएफ एंटरप्राइजेस में जो चीजें रखी है, मान लो इसकी जो कार है, जो यहाँ पर फर्नीचर है, मतलब जो इसका है वो इसी का रहेगा। देखो है तो भोलू का ही, लेकिन अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अपना अपना अलग ट्रीट करते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट मतलब इसकी अपनी अलग पहचान है, इसकी अपनी अलग पहचान है। देखो दुकान जो होती है उसके नाम से जानी जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है ना। इसकी अपनी अलग है, इसकी अपनी अलग पहचान होती है। पहली चीज इसको याद रखना। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये कौन है भाई? ये कौन है? पहचान रहा हूं? मैं हूं भाई। थोड़ी देर की मानो तो ये कौन है? आमिर सर है। ठीक है, और ये क्या है भाई? ये है अपनी कोचिंग, A1 कोचिंग। ठीक है, अब ये कोचिंग किसकी है? मेरी है। इसका ओनर कौन है? मैं हूं। लेकिन मेरा जो हिसाब किताब होगा वो अलग होगा, जो कोचिंग का हिसाब किताब होगा वो क्या होगा बेटा? अलग होगा। इस बात को मत भूलना कभी भी। दोनों कौन है? सेपरेट है तो मेरा ही, लेकिन जब अकाउंट की बात होगी तो हम लोग अकाउंटिंग इसकी करते हैं, फर्म की करते हैं, ना कि ओनर की। तो ओनर का हिसाब किताब नहीं होगा, इसके होगा फर्म का। जिसका अपना सामान है वो अपना अलग है, जो फर्म का है वो अलग रहेगा। समझ में आ रही बात? जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे हम लोग यही ट्रीट करेंगे कि ओनर अलग है और फर्म आपका अलग है। डोंट फॉरगेट अबाउट इट। क्लियर है? रफ करो इसको। चल ठीक है भाई, अब इतना देखने के बाद सबसे पहला टर्म जो है हमारा वो क्या है? ट्रांजैक्शन। सबसे पहला टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता क्या है? ध्यान से समझना। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जहां पर, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर पैसों का लेन देन हो। क्या हो? जहां पर पैसे का लेन देन हो, जिससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो, जिससे हमारी
बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो, चेंज हो। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या समझना। मान लो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली पैसों का ट्रांजैक्शन होता है ना, आपने यूपीआई से ट्रांसफर कर दिया, आपने चेक से ट्रांसफर कर दिया, दो पार्टी थी, एक पार्टी ने हमें पैसा दे दिया या हमने उसको कुछ पैसा दे दिया। यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, सामान का लेन देन होता है, तो हम लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं, चाहे कैश में दे, चाहे चाहे चेक से दे, चाहे गूगल पे से दे, चाहे पेटीएम से दे। जो बिजनेस जो पैसों का लेन देन होता है, उससे कभी हमारा कैश बढ़ेगा, कभी घटेगा। अगर बैंक में पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगी। अब एसेट क्या होता है तो मैं बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारी पोजीशन बढ़ती घटती रहती है, किस चीज में, पैसों से रिलेटेड। ठीक है, तो जब भी सिंपल समझो, जब भी पैसों का लेन देन होगा, पैसे आएंगे पैसे जाएंगे, तो वो क्या होगा बेटा, आपका ट्रांजेक्शन होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने 2000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर टू रोहित, रोहित को ट्रांसफर कर दिए, कहां से कर दिए, फ्रॉम जीपे। तो ये जो पैसे का ट्रांसफर हुआ 2000 रुपए, ये क्या है आपका, एक ट्रांजैक्शन है। कैसा है, ट्रांजैक्शन है। और फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुई, मेरे पास 2000 रुपए पैसे अपने बैंक अकाउंट से कम हो गए, फाइनेंशियल पोजीशन अभी मेरी 2000 रुपए से कम हो गई, पैसे आएंगे तो वो बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, बेसिक जो पैसों का ट्रांसफर होता है। ठीक, उसके बाद बेटा हमारा अगला टर्म्स आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी। क्या है भाई, एंटिटी। इसको रफ करूं, ठीक है। अगला टर्म्स क्या है बेटा हमारा, जिसमें लिखा है ENTITY, एंटिटी। एंटिटी मींस होता क्या है, एंटिटी मींस एन इकोनॉमिक यूनिट व्हिच मे बी बिजनेस एंटिटी और न्यू नॉन बिजनेस एक्टिविटी। इससे पहले से जो लिखा है उससे पहले मैं आपको सिंपल बताता हूं भाई एंटिटी का मतलब क्या होता है। तो एंटिटी का मतलब ये होता है जिसका खुद का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो, मतलब इसके खुद की अपनी क्या हो, एंटिटी हो, खुद की अपनी पहचान हो, खुद की अपनी क्या हो, पहचान हो। जैसे जियो, जियो को लोग जियो के नाम से जानते हैं कि मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं, जियो के नाम से। मैकडोनल्ड, अब मैकडोनल्ड के तो ओनर का नाम आपको पता भी नहीं होगा कितने लोगों को, समझ में आ रही बात, मैकडोनल्ड। अब जैसे अपनी कोचिंग का नाम ले लेते हैं यार, A1 कोचिंग ना, तो अब ये लोग इसको कोचिंग को कोचिंग के नाम से जानते हैं। आप यहाँ हमारे एक स्कूल है सेंट मैरी, सेंट जोसेफ, तो ये सब स्कूल हैं, GHS, BHS बॉयज हाई स्कूल, ये स्कूल, ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये जो भी चीजें हैं सब किसके नाम से जाने जाते हैं, है ना, अपनी खुद की इनकी आइडेंटिटी है, खुद की अपनी एक पहचान है, ओनर के नाम से नहीं जाने जाते। समझ में आ रही बात। जब खुद की किसी की आइडेंटिटी होती है, एंटिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी, यानी कि जिसका एग्जिस्टेंस हो मार्केट में, लोग उसको उसी के नाम से जाने। ओप्पो, वीवो, सैमसंग जो मोबाइल है, आप उसको उसके नाम से जानते हो, ना कि उसके ओनर के नाम से। तो एंटिटी का मतलब समझ रहे हो। अब एंटिटी जो होती है दोनों होती है, वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी होती है, इकोनॉमिक भी और नॉन इकोनॉमिक भी होती है। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या है, इकोनॉमिक का मतलब है जियो, वो है ना, ये क्या लिखा है, मैकडोनल्ड, A1 कोचिंग, सेंट मैरी, GHS, BHS, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी दुकान का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, तो ऐसी ऐसी कोई भी एंटिटी, ऐसा कोई भी बिजनेस जिसका पर्पस पैसा कमाना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस एंटिटी या फिर इकोनॉमी एक्टिविटी उसमें थी। जहां पर इकोनॉमी एक्टिविटी होती होगी वो क्या होगा, बिजनेस एंटिटी। ठीक, और जहां पर जैसे किसी मंदिर का नाम है, किसी मस्जिद का नाम है, किसी चर्च का नाम है, जहां पर पैसा कमाना नहीं है लेकिन उसकी अपनी एक पहचान है, जहां पर पर्पस पैसा कमाना नहीं है लेकिन उसकी अपनी अलग पहचान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बिजनेस एंटिटी। समझ में आ रही बात। तो एंटिटी का मतलब क्या है, एंटिटी का मतलब होता है एक इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस, जो कि एक इकोनॉमिक यूनिट है जिसकी मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस है। अब वो बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है। ठीक है, और बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर कंपनी के नाम से जाना जाए, यहाँ पर कंपनी के नाम से लोगों को जाना जाए और वहां पर पैसा कमाने के लिए काम हो रहा है, वो बिजनेस एंटिटी। जहां पर पैसा कमाने के लिए काम नहीं हो रहा है वो क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोनों की क्या है, अपनी पहचान हो, पहचान है लेकिन पैसा कमाने के लिए तो बिजनेस एंटिटी, पहचान नहीं है, पहचान है लेकिन पैसा कमाना मकसद नहीं है, वो क्या है, नॉन बिजनेस एंटिटी। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं बेटा, अगला है टर्म्स है इवेंट। क्या है, इवेंट। अब ये इवेंट क्या होता है,
इवेंट का मतलब जो भी हो रहा है वो इवेंट है। जैसे मैंने बोला आई पेड 2000 रुपीज टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को मैंने क्या किया, 2000 रुपए दे दिया। ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2000 रुपीज, 2000 रुपए का फर्नीचर ले लिया। ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। मतलब जो भी चीज हो रही है वो क्या है, इवेंट है। फर्नीचर की चीज खरीद लिया, मैंने 2000 रुपए किसी को दे दिया, मैंने गुड्स बेच दिया, मोबाइल खरीद लिया, जो भी चीज हो रही है, जो भी एक काम हो रहा है, इवेंट मतलब कोई भी इवेंट, कोई अच्छी चीज हो रही, खराब चीज हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो जो वो क्या है, आपका इवेंट है। क्या है, इवेंट है। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ये हो गया। अब देखो ये छोटी छोटी चीज थी, पेपर में कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है। मेन जो टर्म्स है वो यहां से आपका है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। आगे देखो अगला टर्म्स है बच्चा, इसका नाम है कैपिटल। क्या है, कैपिटल। अब ये कैपिटल का मतलब होता है क्या भाई, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। सपोज ये अपना कौन है, भोलू। भोलू ने सोचा है अपना बिजनेस केजीएफ इंटरप्राइजेस स्टार्ट करेगा। अब केजीएफ इंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए भैया भोलू को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो भोलू ने बिजनेस स्टार्ट करने में 5 लाख रुपए लगा दिए। जो 5 लाख रुपए लगा है वो क्या है बेटा, कैपिटल। क्या है, कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है वो क्या होता है, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल के साथ साथ उसने कोई सामान भी लगा दिया, उसके घर में 2 था, 1 लाख बिजनेस में लगा दिया, तो वो भी क्या है, कैपिटल। तो चाहे सामान लाए चाहे पैसा लाए, बिजनेस को स्टार्ट करने में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगला टर्म से बेटा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है विड्रू अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। क्या होता है बेटा जी, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए मतलब जैसे मान लो बिजनेस में पैसा था, पैसे आए थे 2 लाख रुपए, ले 2 लाख 2000 कुछ भी मान लो, उसमें से कुछ पैसे मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। बिजनेस के पैसे से कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। अगला टर्म्स क्या है भाई, लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी का मतलब होता है बेटा बिजनेस में पैसा लगाना उधार के पैसे को। मतलब ये मेरा बिजनेस था, 5 लाख था, मुझे मान लो 7 लाख लगाना था, 5 लाख मैंने खुद से लगा दिए, खुद से मतलब भोलू ने लगा दिए। कितने लगाने थे, 7 लाख की नीड थी 7 लाख रुपए की, मैंने 5 लाख रुपए खुद से लगा दिया। कितना कम पड़ रहा है, 2 लाख रुपीज। कितना कम पड़ रहा है, 2 लाख रुपीज। मैं क्या किया, 2 लाख रुपीज मैंने किसी और से लेकर लगा दिए। इसका नाम था ये गोलू। क्या नाम था इसका, गोलू। तो गोलू से मैंने 2 लाख रुपए लिए और बिजनेस में लगा दिए। तो बाद में गोलू को पैसा वापस करूंगा कि नहीं करूंगा, जी सर वापस तो करेंगे। तो जब पैसे वापस करेंगे ना गोलू को, समझ रहे हो, जब गोलू को जो पैसे वापस करेंगे बेटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। मतलब जब किसी और से पैसा उधार लेके बिजनेस में लगा दिया, चाहे वो इंसान हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे बैंक हो, किसी भी पर्सन से आपने पैसा लेके बिजनेस में लगा दिया है और जो कि आपको रिफंड करना है, रिटर्न करना है, वापस करना है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। तो उधार का पैसे को क्या बोलते हैं भैया, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को इस तरह से समझो, एक होती है सीएल। सीएल का फुल फॉर्म होता है, सुन लो लिख लेना, करंट लायबिलिटी। दूसरी होती है एनसीएल। एनसीएल मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी क्या होती है, आप लोग को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी का मतलब जो होता है बेटा, वो उधार, वो पैसा जो कि आपको 1 साल के अंदर वापस करना है, लेस देन विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर जो पैसे आपको रिटर्न करने हैं 1 साल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। और वो पैसे जो आपको रिटर्न करने, क्या करने, मोर देन 1 ईयर, मतलब जो पैसे वापस करने लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। और इसको 1 साल में वापस करना है, वो क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे बताता हूं। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टर्म है बेटा, इसका नाम है एसेट्स। क्या नाम है,
एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होती है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ, उसको याद रखना, जो कि मैं हमेशा बनाता हूँ, उसको याद रखना कि जो मेरा है, क्या चीज बेटा, जो मेरा है। अब ये मेरा है क्या है, मेरा है का मतलब है जो बिजनेस का, इसका बिजनेस का। मैंने बताया ना शुरू में ही, सबसे पहले क्या बताया कि ओनर भाई साहब अलग है और जो फर्म है वो कौन है, अलग है। ओनर अलग है और फर्म अलग है। तो जो फर्म का है, जो भी सामान बिजनेस का है, जो भी सामान मेरे कोचिंग में रखा है, जो कोचिंग का है, वो क्या है भैया, एसेट्स। जो भी चीज बिजनेस की है वो क्या है बेटा, क्या है वो, एसेट्स है। मतलब सर जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, आपका हो गया मशीन, ठीक है, कोई भी सामान, जो भी चीजें हैं, फैन, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी चीज जो भी है, ये वाइट, ये बोर्ड, सब क्या है, एसेट्स ही तो है। समझ में आ रही है। अब एसेट्स को इन्होंने दो पार्ट में बांटा है, एक होती है करंट एसेट और एक होती है नॉन करंट एसेट, ठीक। और भी बहुत से एसेट है, वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट, वो बारे में, उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी इतना टर्म्स हम देख रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल करने में दिक्कत ना हो और आपके पेपर में भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत सी डीप नॉलेज चाहिए, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा एक, जिसमें आप पढ़ सकते हो या ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, करंट एसेट। दूसरा वाला क्या बच्चा, नॉन करंट एसेट। पहला क्या है, करंट एसेट, दूसरा वाला क्या है, नॉन करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या है, करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिसका बेनिफिट मिले किसने के लिए, विच प्रोवाइड बेनिफिट, लिख लेना अपना, विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर, या फिर विद इन 1 ईयर लिख लो, 1 ईयर मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं मिलता, इसका बेनिफिट 1 साल तक या 1 साल से कम के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट्स होती है जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट। दूसरी वाली कौन सी है भैया, नॉन करंट एसेट। दूसरी वाली क्या है, नॉन करंट एसेट, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के मिले, जिसके के लिए मोर देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिले। मार्कर कहाँ गया भैया, दूसरा वाला ये है, 1 साल से ज्यादा के लिए मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। समझ में आ रही बात। जैसे एग्जांपल क्या है, फर्नीचर, फायदा 1 साल ज्यादा, एसी, फ्रिज, बिल्डिंग, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीजें क्या, जिसका बेनिफिट 1 साल ज्यादा मिल रहा है, वो क्या है, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है भैया, करंट एसेट का मतलब होता है जैसे ये मार्कर। अब मार्कर क्या है, कितने दिन चलेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, खत्म, बहुत जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, 5 साल तो चलेगा नहीं। मार्कर की इंक, करंट एसेट। और क्या होता है करंट एसेट, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। स्टॉक का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरी दुकान है, ये एक मेरी शॉप है, तो शॉप में मैंने कुछ सामान रखे होंगे, थोड़े बेचने के कुछ सामान रखे हुए हैं, वो क्या है, सामान जो अंदर रखा है बेचने के लिए, वो दोबारा बिकेगा ना, तो वो स्टॉक जो रखा है दुकान में, गोडाउन में, जिंदगी भर तो रखा नहीं रहेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बिक जाएगा। तो जो सामान रखा है ना, जो स्टॉक रखा है ना बच्चा, वो भी हमारा क्या है, जो स्टॉक रखा है वो भी हमारा क्या होता है, याद रखना, करंट एसेट, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट। आई होप आपको करंट एसेट समझ में आएगा, जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलता है। ये क्या है, करंट एसेट। ये मेरे हाथ में बुक है डीके गोयल की, ये क्या है, करंट एसेट। भाई 1 साल ही तो बेनिफिट मिलेगा इसका। ये सारी चीजें क्या होती है, करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट में क्या होता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, रेफ्रिजरेटर, बहुत सी चीजें, एसी, बोर्ड, कुछ भी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, ये सब क्या है बेटा, आपका नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट को भी 2 पार्ट में बांटा इन्होंने, एक है टेंजिबल एसेट्स और एक है इंटेंजिबल एसेट। एक है टेंजिबल एसेट्स, दूसरी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट क्या है, टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या है, टेंजिबल। जैसे एग्जांपल मैंने बता चुका हूं, फर्नीचर छू सकते हैं, एसी छू सकते हैं, मोबाइल छू सकते हैं, कंप्यूटर छू सकते हैं भैया। लेकिन इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, intangible asset which can we not touch, only can feel, इसको टच नहीं कर सकते, इसे फील कर सकते हैं। कैसे, कॉपीराइट समझते हो ना, यूट्यूब वगैरह पे कॉपीराइट रहता है, म्यूजिक मेरा है, आप कॉपी नहीं कर सकते, आप कॉपी करोगे क्लेम कर दूंगा, ठीक है। पेटेंट, जिसपे मेरा अधिकार है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या आपका इंटेंजिबल एसेट। गुडविल,
गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अलग अलग भाई, जैसे एक पोको कंपनी का मोबाइल आता है और एक आता है ओप्पो का। अब आप बताओ ओप्पो की वैल्यू ज्यादा है कि पोको की? जाहिर सी बात आपको पता होगा ओप्पो की है, तो ओप्पो की वैल्यू ज्यादा है। ये क्या है? गुडविल है। किसी को मोबाइल लेना होगा तो गुडविल, किसी को लेना होगा 20,000 का मोबाइल तो ओप्पो को लेगा ना कि पोको को लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसकी गुडविल क्या है? ज्यादा है। मार्केट में इसकी गुडविल क्या है? ज्यादा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में में कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, आप लोगों को नहीं पता है, तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा बच्चों कि डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ वहां से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाया करेगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन, आपको बता दूं, अगर आप इलाहाबाद के स्टूडेंट हो तो मैं, हमारा पर्सनल सेंटर जो ऑफलाइन सेंटर है वो करेली प्रयागराज में है। कहां पर है? करेली प्रयागराज से है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि सर कहां से बिलोंग करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी बच्चे जो इलाहाबाद से हैं और ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूं और हमारा जो सेंटर है वो करेली में है, नियर जपरा वैली स्कूल के पास। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी वो वहां से मिल जाएगी। उसके अलावा ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि अदर सिटी से हैं लेकिन मुझसे पर्सनल पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि जूम ऐप के थ्रू भी हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें आपको फर्दर इंफॉर्मेशन, फीस वगैरह जो भी आपको पूछना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। जिसमें आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस, साथ साथ इंग्लिश की भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली। कोई भी डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर लेना। बहरहाल ये चीजें मुझे बतानी थी, मैंने आपको बता दी। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एसेट के साथ। तो एसेट समझ गए, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट क्या होता है कि नहीं समझे? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बच्चा क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रफ करता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ, ठीक। अब एसेट्स के बाद एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। GOODS, गुड्स। ये गुड्स क्या होता है भैया? गुड्स का मतलब होता है जो कि रीसेल के लिए हो। किसके लिए हो? रीसेल। अब ये रीसेल क्या होता है? रीसेल का मतलब होता है बेटा दोबारा बेचने के लिए। गुड्स का मतलब क्या होता है? रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। मतलब जैसे मान लो मैंने एसी खरीदी अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हवा लेने के लिए, मेरे गर्मी बहुत लग रही, तो एसी अगर मैंने ली तो वो क्या है भैया? एसेट्स है। लेकिन अगर मैंने एसी खरीदी, 5 एसी खरीदी अपनी दुकान में और फिर मैंने उसको प्रॉफिट लेकर बेच दिया, 40,000 की ली, 45 की बेच दी, तो ये क्या है? ये क्या है? गुड्स। मतलब ऐसा कोई भी सामान जो आप खरीदते हो दोबारा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स के बाद और क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं? गुड्स के बाद तुमको बताता हूं मैं, इसको रफ करूं, ठीक है। एक वर्ड आता है बेटा परचेज। क्या आता है? परचेज। ये परचेज क्या होता है? सामान का गुड परचेज का मतलब होता है वो सामान जो कि आपने खरीदा है दोबारा। मतलब परचेज का मतलब क्या होता है? सामान खरीदा, अब उसको बिजनेस के पर्पज से लिया है। भाई इसको खरीदा है, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे और फिर बेचेंगे। चाहे आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लेके आए, अब उससे मैन्युफैक्चरिंग करोगे। पर्पस आपका कोई भी खरीदने का, दोबारा बेचने का होता है। वो क्या होता है? जो उस इसलिए कोई सामान खरीदो जो दोबारा बेचने का पर्पस है, वो परचेज है। पर्सनल खरीद रहे हो तो परचेज वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली बिजनेस अकाउंट्स में परचेज का मतलब जो सामान आप मैन्युफैक्चरिंग बना के बेचने के लिए या फिर बना बना खरीदने के लिए लेते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। सेल्स क्या होता है भैया? सेल्स का मतलब होता है टोटल जो पैसा आया, मतलब टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल जितनी की बिक रहा है सामान, वो क्या हो गया? आपका सेल्स हो गया। तो ठीक है, इतना इजी वर्ड है। इसके बाद आपका वर्ड आता है, हम लोग कह सकते हैं परचेज हो गया, सेल्स हो गया, एक्सपेंस ले लो। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भैया? खर्चा।
क्या होता है? खर्चा। जो हम लोग खर्च करते हैं वो एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस भी दो तरह का है, अब इसको बारवा ले लो चाहे ऐसे ही ले लो। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान समझो। तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब है वो एक्सपेंस, वो खर्चे जो फिक्स एसेट पर होते हैं। फिक्स एसेट पर मतलब, या फिर जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिले, मोर देन 1 ईयर, बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब ऐसे खर्चे जो फिक्स एसेट पर होते हैं और जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा वाला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो किस पे होते हैं? करंट एसेट पे होते हैं और जिसका बेनिफिट एक साल से कम के लिए मिलता है, बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर या फिर एक साल, 1 ईयर भी लिख लो, मतलब एक साल का इसका बेनिफिट मिलता है, वो क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे खर्च जिसका बेनिफिट एक साल ज्यादा के लिए मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो फिक्स एसेट समझो ना, बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग का फायदा एक साल से ज्यादा, फर्नीचर ले लिया एक साल से ज्यादा, तो ऐसा खर्चा कुछ भी कर लो जिसका फायदा एक साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मार्कर ले लिया, ठीक है, कपड़े ले लिए, ये सब का फायदा कितना मिलेगा? एक साल से कम के लिए में, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको सर कपड़े तो मेरे 5 साल चलते हैं, या तो 5 साल चला रहे हो, नॉर्मली कपड़ा एक साल के लिए ही होता है, 6 महीने के लिए लोग चेंज करते रहते हैं, तो मतलब सब किसमें आता है? करंट एसेट में। तो ऐसा खर्चा जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो जिसका बेनिफिट एक साल से कम के लिए मिलता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है वो कौन है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन है भैया? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट में यहां तक ले लिया, ठीक है। 12 हो गया, आगे और बताता हूं, देखो आज ही 1 शॉट में कंप्लीट कराता हूं। 13 पे है बेटा आपका डेटर्स। कौन है बच्चा आपका? एक सेकेंड, माइक चालू है कि नहीं भाई? ठीक है। कभी कभी क्या होता है, चलते चलते सडनली बंद हो जाता है, मतलब चार्जिंग खत्म हो जाती है, और लंबी वीडियो हो चुकी है, मालूम चले खत्म हो जाए, वॉइस क्लियर ना है, इसलिए देखना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो डेटर्स क्या होता है? डेटर्स का मतलब होता है बेटा जी, डेटर्स का मतलब होता है बच्चा जिससे पैसा लेना है, लिख लो कहीं पे, डेटर्स का मतलब जिससे पैसा लेना है, जिनसे पैसा लेना है वो कौन है? डेटर्स। और क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर्स जिसको पैसा देना है, ठीक है। जिससे पैसा लेना है वो कौन है? डेटर। जिसको पैसा देना है वो कौन है भैया? क्रेडिटर। कौन है वो? क्रेडिटर। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे ये बंदा है, इसका नाम है मिस्टर गोलू, गोलू से मुझे 5,000 रुपए लेने, तो गोलू मेरे लिए कौन है? डेटर्स। उसी जगह पे ये कौन है? भोलू, भोलू को मुझे 2,000 रुपए देने, तो भोलू कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर। जिसको पैसा देना है वो कौन है? क्रेडिटर। जिससे पैसा लेना है वो कौन है? डेटर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? रफ करूं? चल, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, और बताओ भैया। इसके बाद आपका आता है प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सारी चीजें, और उसको भी देख लेते हैं। अब एक वर्ड है इसमें प्रॉफिट, एक वर्ड है बेटा लॉस, एक है रेवेन्यू, ठीक है, और एक है इनकम। इसको देख लो क्या है ये, एक साथ चार चार टर्म, प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू और इनकम। ये क्या है? अब मान लो ये मेरा बिजनेस है, इसका नाम है केजीएफ इंटरप्राइजेस। अब केजीएफ इंटरप्राइजेस में चलाता हूं, ठीक है। अब केजीएफ इंटरप्राइजेस में बेटा जी टोटल जो सेल हुई है, टोटल सेल्स, टोटल जो सामान बिका है वो बिका है 5 लाख रुपए का। 5 लाख का अगर मेरा सामान बिका है तो वो क्या है? रेवेन्यू।
सेल का मतलब जो टोटल सेल्स होती है, जो जितने का सामान बिकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सेल्स। प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है कितने का बिका, वो क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टोटल कितने का बिका। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उससे मतलब नहीं है, टोटल कितना बिका सामान, वो क्या है, रेवेन्यू। अब मान लो उसकी जो जो 5 लाख का मैंने सामान बेचा, उसकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपए। कितनी थी, 4 लाख रुपए। अगर कॉस्ट 4 लाख रुपए थी, कॉस्ट मतलब होता है लागत, उसको बनाने में 4 लाख रुपए लगे थे, बेचा उसको 5 लाख का, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ भैया, 5 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट क्या हुआ, 1 लाख रुपीज का। तो टोटल सेल एक पर्टिकुलर पीरियड में, 6 महीने में, 1 साल में 5 लाख की हुई, और टोटल सामान था वो कितने का, 4 लाख का। जो टोटल प्रॉफिट आया वो क्या है, 1 लाख रुपीज। समझ में आ रही बात। तो कॉस्ट से सेल्स को माइनस करोगे, जो मिलेगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक। लॉस क्या होता है, अगर यही सामान बनाने में 7 लाख रुपए लगे होते हैं, कॉस्ट इसकी 7 लाख रुपए की थी, बिका कितने का, 5 लाख का, तो लॉस कितने का हो गया, 2 लाख का। इतनी बात समझ में आ रही है। तुमको लॉस का मतलब भी समझ में आ गया। प्रॉफिट जब महंगा बिके, लॉस जब कोई सामान सस्ता बिके। फिर रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल्स कितने की हुई। अब टोटल सेल का मतलब ये है, मान लो सामान 7 लाख का था, नुकसान कितने का हो गया, बिका कितने का, 5 लाख का, तो लॉस कितना है, 2 लाख का। तो लॉस आपका 2 लाख का है, कॉस्ट आपकी 7 लाख थी, पैसा आया कितना था, 5 लाख, तो रेवेन्यू कितना है, 5 लाख। अगर वो मान लो प्रॉफिट भी हो तब भी रेवेन्यू कितना रहेगा, 5 लाख। सामान जितने का बिके, प्रॉफिट और लॉस उससे मतलब नहीं है, टोटल कितने का बिक रहा है वो आपका क्या है भाई साहब, प्रॉफिट है, सॉरी वो आपका क्या है, रेवेन्यू है। ठीक। अब एक चीज और देखो, एक डिफरेंस है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं प्रॉफिट और इनकम में। किसमें कंफ्यूज होते हैं, प्रॉफिट और इनकम में। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम, क्या डिफरेंस है प्रॉफिट में और इनकम में, समझ लो ध्यान से। प्रॉफिट का मतलब बच्चा ये होता है कि ऐसा प्रॉफिट, प्रॉफिट किसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, 1 साल का हिसाब कर रहे हो, 6 मंथ का कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। इनकम 1 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, या फिर मैंने 10 रुपए का सामान था, मैंने उसको 15 का बेच दिया, तो 5 रुपए की क्या हुई, इनकम। एक्चुअल में इसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम है हमारी। प्रॉफिट क्या है, जो एक टाइम, 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 10 साल में कितना होगा, जो किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड को बताता है, वो होता है प्रॉफिट। इनकम, इनकम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, इसके बारे में बात होती है। ठीक है, वो क्या होता है, इनकम हो गया। आई होप आपको ये टर्म्स, 18 टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको आगे भी बताऊं ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो रफ करते हैं, कुछ और टर्म्स जल्दी जल्दी बताते हैं और चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। इसका नोट चाहिए रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ दौड़ते हुए और डाउनलोड करो, और खटाखट डाउनलोड कर लो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद है एक्सपेंस हो गया है, सारी चीजें हो गई, ड्राइंग कैपिटल सब हो गया। और क्या है भाई, एक टर्म्स और देख लो जल्दी से फटाफट, जिसका नाम है बैड डेब्ट्स। क्या है भाई साहब, बैड डेब्ट्स। अब ये बैड डेब्ट्स क्या होता है सर, तो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है बिजनेस में लॉस हो जाना। ये है मिस्टर भोलू, ये है मेरा फर्म। अब मिस्टर भोलू से मुझे 20,000 रुपए लेने थे। मैं भोलू से बोला, भोलू मेरा पैसे दे दो, भोलू मेरे पैसे दे दो। भोलू ने बोला कल दे देंगे सर। ठीक है, फिर मैंने बोला भोलू मेरे पैसे दे दो। भोलू ने बोला सर आज नहीं है, 2 दिन बाद दे देंगे। ठीक है भैया कोई बात नहीं। फिर बोला, भोलू ने बोला सर 1 महीने बाद दे देंगे। अब टहला रहा है भोलू, और एक दिन मालूम चला भोलू यूं फ्लाइट लेके निकल गया। कहाँ निकल गया, दुबई चला गया, भाग गया। अब क्या करें, भोलू तो पैसा लेके चला गया, अब पैसा नहीं मिलेगा। कंफर्म हो गया कि वो अब पैसा भोलू से नहीं मिलेगा। अब जब कंफर्म हो गया कि भोलू पैसा लेके मेरा कहां चला गया, भाग गया, जब भोलू भाग गया तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। और जब भोलू भागेगा या कोई भी इंसान पैसा लेके भागेगा तो लॉस हो जाएगा, और ऐसे लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। अब भागने का मतलब ये नहीं कि पैसा लेके भाग ही जाएगा तभी बैड डेब्ट्स होगा, खाली भागने से मतलब नहीं है, लॉस से मतलब है। यानी कि कोई भी कंडीशन हो, यानी पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है भोलू है, अब वो भागा नहीं, उसकी कंडीशन खराब थी।
ठीक है। अब वो इस लायक नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपके पैसे दे पाएगा, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो जब कंफर्म हो जाए कि भैया पैसे नहीं मिलेंगे, वो क्या होता है कंपनी के लिए, वो कंपनी के लिए बैड डेब्ट्स होता है। वो कंपनी के लिए क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। 20 पर है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या है भाई साहब? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब हुआ कि जो पैसा मेरे लिए बैड डेब्ट्स हो गया था, उसमें कुछ पैसे या पूरे पैसे मुझे वापस मिल गए, यानी कि भोलू की आंखें खुल गई और भोलू पैसा लेने के लिए, देने के लिए वापस आ गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पैसे बोलते हैं, जहां से आपको अनएक्सपेक्टेड पैसा रिटर्न मिल जाए। इट विल बी कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर है? ये हो गया बैड डेब्ट्स, ये हो गया आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसके बाद है एक वर्ड 21 पे इंसॉल्वेंट दिया हुआ है और एक दिया हुआ है सॉल्वेंट। भाई जिससे पैसा नहीं मिला, इस कंडीशन में नहीं दे पाएगा, वो कौन है? इंसॉल्वेंट। और जिससे पैसा मिल गया, जिसने पैसे आके दे दिए, वो कौन है? सॉल्वेंट। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आपका है, बहुत से है, इसमें देख लो खाली एक और, लाइव स्टॉक। 23 पर है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब जहां पर एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, है ना, वो भी हमारे क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं। भाई बहुत से लोग जानवरों का बिजनेस करते हैं, है ना, एनिमल्स अपने जानवर वगैरह पालते हैं, पोल्ट्री फार्म हो गया, है ना, जो काऊ हो गए, बहुत से लोग मिल्क वगैरह बिजनेस करते हैं, उनके लिए उनको गाय भैंस वगैरह पालते हैं। तो वो सब चीजें किस में आता है? लाइव स्टॉक में आता है। ये भी हमारी क्या कंसीडर होती है? एसेट्स होती है। भाई गाय भैंस जो होती है, बकरी होती है, बकरे होते हैं, वो फ्री में थोड़ी ना मिलते हैं, उसके भी तो पैसे लगते हैं ना, वो भी तो मार्केट में सोल्ड होते हैं। तो लाइव स्टॉक भी हमारा एसेट्स होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? तो ये कुछ टर्म्स है देखने हैं, अगर बुक में जो 2-4 टर्म्स एक्स्ट्रा होंगे तो कंफ्यूज मत होना, वो टाइम के साथ मैं बताता जाऊंगा तो आपकी वो दिक्कत सॉल्व होती जाएगी। फिलहाल मैंने आपको 23 टर्म्स और कुछ मैंने शायद छोड़े थे बीच में, मतलब जोड़े थे, तो 25 के अराउंड मैंने बता दिए। इट विल बी इनफ। पेपर में आपका इसी से आएगा, बाहर नहीं आएगा। कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। जैसे ही जस्ट 100 व्यूज होंगे, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 व्यूज होंगे और एटलीस्ट 20 लाइक्स होंगे, वैसे ही मैं आपके लिए दूसरे चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगा। इतना तो आप लोग को मेरे लिए सपोर्ट दिखाना होगा भाई। 9th से पढ़ रहे हो तो कुछ तो सपोर्ट बनता है ना आप लोग का भी। तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।